नमस्कार दोस्तों, FIS क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी, ये अभी हाल में न्यूज़ में रहा है और इस समय जो है पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड की एक होड़ लगी है कि किसी तरह से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। उसी से संबंधित हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, तो आज ये रिसेंट घटना नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बहुत पहले भी एक स्कॉलर थे जिसका नाम है जेम्स टोबिन। ये इकोनॉमिस्ट हैं और इनको नोबेल पुरस्कार मिला और अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत पहले फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका से इन्होंने कहा या अपने आर्टिकल के माध्यम से इन्होंने बोला कि जो पब्लिक जनता है, पब्लिक के जो डिपॉजिट है उसे कन्वीनियंस बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए और उस करेंसी की सुरक्षा के लिए किसी हमें माध्यम को चूज करना चाहिए जिससे ये काम आसान हो सके। लेकिन ज़्यादा फोकस लास्ट डिकेड पर पड़ा, मतलब पिछले दशक पर इस पर ज़्यादा फोकस दिया गया, जब पूरे देश की मैक्सिमम कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, इकोनॉमिस्ट हैं और वहाँ की गवर्नमेंट है, इस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू किया। और अभी जो है वर्तमान में इस पे ज़्यादा फोकस लोगों का जा रहा है कि डिजिटल करेंसी, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या। अगर इंडिया के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के रेफरेंस में जल्दी ही एक डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि हम जल्दी ही इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और डिजिटल करेंसी। और इससे संबंधित हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिजिटल मतलब ये क्या है, व्हाट इज डिजिटल करेंसी। पहले तो ये समझते हैं, डिजिटल करेंसी अगर किसी देश की सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी की जाती है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे वो फिएट करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करेगी और उसको परमिशन दे देगी। दूसरी चीज़, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक होती है उसके बुक में ये जो है उसकी एंट्री होगी, अर्थात उसके बुक में ये जो है बैलेंस शीट जो होगी उसमें ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। इसके बाद जो है सोवरेन जो है करेंसी के रूप में उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, अर्थात वो जो है करेंसी मान्य होगी देश के किसी भी कोने में, उसे आप उस कंट्री में सेल परचेज कर सकते हो और लेने से कोई मना नहीं करेगा इससे। और इस करेंसी को अभी ये कोशिश किया जा रहा है कि रिटेल एंड होलसेल दोनों में लाया जाए। रिटेल जो है आम जनता के लिए होगा, जो होलसेल होगा वो जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के लिए होगा। अब ये जो डिजिटल करेंसी है और जो क्रिप्टो करेंसी है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है। जैसे क्रिप्टो करेंसी में लाइक बिटकॉइन, ठीक है, ये जो है इन दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें जो है जो सबसे बड़ा अंतर है कि जो डिजिटल करेंसी है ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा, जो जिस देश की सेंट्रल बैंक जो है इसको इशू कर रही है, उस गवर्नमेंट के द्वारा इसे जो परमिशन दे दी गई है, अर्थात उसके द्वारा इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। और दूसरी चीज़ जो इसमें जब एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप कोई इसमें कोई रिस्क नहीं रह जाता, नो रिस्क, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं रह जाता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी है जैसे बिटकॉइन, उसको गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन नहीं मिलती है और उसमें क्या होता है कि रिस्क जो है हमेशा बना रहता है। और जो डिजिटल करेंसी है, अगर आप इसे परचेज में यूज करते हो और परचेज में यूज करने के बाद अगर आपका कोई गुड्स खराब हो जाता है और आप कंज्यूमर फोरम में जाते हो तो वहाँ पर आपकी केस जो है फाइल हो जाएगी। और जबकि आप क्रिप्टो करेंसी से अगर कोई चीज़ बिटकॉइन से खरीदे हो और आप फिर जाते हो वहाँ पर, तो आपकी केस एक्सेप्टेबल नहीं है, आपकी केस जो है मान्य नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये जो है दूसरी चीज़ जो है, इससे सोवरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, अर्थात अगर डिजिटल करेंसी से अगर हम फिजिकल करेंसी लेना चाहते हैं तो हमें मिल सकती है उसी देश की करेंसी। और दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि एक देश की करेंसी दूसरे देश के साथ जो है हम इसे क्या कर सकते हैं कि एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ये सारी फैसिलिटी नहीं आपको मिलेगी।
फिर इसके जो अभी पूरे वर्ल्ड में कंट्री में देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर जो इसका अदर कंट्री जो है इसका फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, तो उसमें जैसे चाइना है, रशिया और यूके जैसे जो मेजर इकोनॉमी है, इन लोगों ने अभी इसके जो इवेल्युएट करना शुरू कर दिया है, अर्थात मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। उसी कैटेगरी में इंडिया भी आ गया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जल्दी जल्दी उसका मूल्यांकन करके उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा है। और एक केस स्टडी में ये देखा गया कि जो द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS है, इसके द्वारा ये पाया गया सर्वे के माध्यम से कि पूरे वर्ल्ड में 86% ऐसे कंट्री हैं जो अभी इस पे रिसर्च का काम जो है करना शुरू कर दिया है कि सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है इसमें रिसर्च करने का प्रयास कर रही है। और जो है 50% कंट्री ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं और 14% ऐसे कंट्री हैं जो इसे जो है टेस्टिंग के फेस में है। अब वो टेस्टिंग के फेस में लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। तो ये जो है अभी पूरे वर्ल्ड में इसका फ्रेमवर्क यही चल रहा है। और हम देखते हैं कि इसमें जो है जो हमें वाई नीड, क्यों इसकी सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत हुई। पहली बात तो जो आपकी वर्चुअल करेंसी है वो वर्चुअल करेंसी और जो RBI की करेंसी की डेफिनेशन है उसमें ये मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमें ज़रूरत ये थी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लाया जाए। एक तो डेफिनेशन में मैच नहीं कर रहा था, पूरे वर्ल्ड वाइज किसी भी कंट्री की जो वहाँ की सेंट्रल बैंक की जो करेंसी की डेफिनेशन थी वहाँ पर मैच नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ जो है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो आपकी वर्चुअल करेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता रहता है, और इसमें जो है इस तरह से उतार चढ़ाव नहीं आएगा। जैसे उसमें रेट कभी भी 10 रुपये को 1000 हो सकता है और 1000 के 10 रुपये हो सकता है वर्चुअल में, पर आपको जो डिजिटल करेंसी है ये इसके रेट में इस तरह से आपको उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा, जो मूल्य है वो मान्य रहेगा। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि इसका क्या डिजिटल करेंसी का जो लाभ क्या होगा। तो CBDC जो डिजिटल करेंसी है इसका सबसे बड़ा जो शुरुआती लाभ होगा वो होगा कि जब हम नोट प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराने में जो यहाँ पर आप जो खर्चे आते हैं, प्रिंटिंग, इंकिंग, अदर जितने खर्चे हैं, एक तो वो बच जाएगा। दूसरी चीज़ जो है जो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहाँ से नोट प्रिंट होती है वहाँ से अदर प्लेसेज पे जो डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है, फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद जो उसके रख रखाव के वहाँ पर रखी जाती है उसके लिए स्पेस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, उस सब का जो खर्चा है, फिर वहाँ से कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़े छोटे ब्रांच में बैंक के, तो वो जो खर्चा है उस सब लागत की बचत हो जाएगी। एक चीज़ है, और जो इसका सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो और अधिक मजबूत और अधिक फास्ट हो जाएगा, कि मतलब जल्दी से और तेज़ी हो जाएगी, जल्दी बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, सब आपस में कनेक्ट रहेंगे। और जो एक और जो प्रॉब्लम है टाइम जोन का डिफरेंसेज है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के साथ, मतलब एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के साथ जब फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब मुद्रा को बदलते हैं किसी ज़रूरत के लिए, जैसे हम फॉरेन घूमने जा रहे हैं, अमेरिका घूमने जा रहे हैं, तो हमें क्योंकि हमारी जो रुपए करेंसी है ये नहीं चलेगी वहाँ के, हमें डॉलर ले जाना पड़े, जो एक्सचेंज वाला जो टाइम होगा, जो मीडिया होगा, जो कोई बैंक है वो जो है इसके अगेंस्ट में हमसे कमीशन लेगी, वो कमीशन भी हमारा बचेगा और फास्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब इंडिया में मान लो नाइट है तो अदर कंट्री में हो सकता है कि वहाँ पर डे का टाइम है, तो जो ये डे नाइट वाला कंसेप्ट है, जो टाइम जोन की प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व हो जाएगी। 24/7 जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा, चाहे इंडिया की RBI या USA की फेडरल बैंक खुली हो या ना खुली हो, लेकिन आपका प्रोसेस डिजिटल होने के बाद चलता रहेगा। ये बहुत इजी हो जाएगा और बहुत फास्ट हो जाएगा, किसी भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए बहुत इजी हो जाएगा और हम लोगों के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। दूसरे, क्रिप्टो करेंसी जो होते हैं कि माइन के माध्यम से ब्लॉकचेन का यूज करके हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के बाद हमें प्राप्त होता है, जबकि डिजिटल करेंसी किसी देश की जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा हमें दी जाती है, जारी की जाती है, उसके द्वारा हमें प्राप्त हो गए।
अब हमारा आता है कि इससे कुछ चैलेंजेस, जो डिजिटल करेंसी इससे कुछ चैलेंजेस हैं। हाँ, चैलेंजेस हैं। पहली बात तो ये है कि साइबर सिक्योरिटी की चैलेंजेस जो सबसे ज़्यादा है कि आपके अकाउंट से पैसा जो है चोरी ना हो जाए। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि आपका एटीएम कार्ड आपके पर्स में है या आपके घर पे पड़ा है, पता लगा आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉल हो रहे हैं, मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या ये है। तो इसके लिए सरकार को या सेंट्रल बैंक को अच्छा प्रयास करना पड़ेगा कि जिससे इस तरह से प्रॉब्लम ना आ पाए। दूसरी चीज़ जो है प्राइवेसी जो है इसकी भी डर रहती है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है, ये सब आसानी से पता किया जा सकता है हैकर के द्वारा। तो ये समस्या बनी रहती है। जो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ डिजिटल लिटरेसी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है और साथ में फिनेंशियल लिटरेसी भी बहुत कम है इंडिया में। जब ये दोनों की कमी है तो वैसी स्थिति में डिजिटल करेंसी की इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्योंकि हम लोगों को जो जैसे पहले लगता था कि पेटीएम से जो है, अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि पेटीएम फ़ोनपे से पैसा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है बहुत तेज़ी से इस तरफ जो है डिजिटल की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी हमें प्रयास बहुत करने की ज़रूरत है। जो और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, अगर आप चाह भी रहे हैं कि हम डिजिटल करेंसी यूज करें और पेटीएम, फ़ोनपे या अदर ऐप के माध्यम से हम पैसा लेन देन करते हैं, भीम ऐप से लेना चाहते हैं, पर जहाँ पर आप गए पता लगा वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बैंकिंग नेटवर्क सर्वर जो है डाउन पड़ा है। तो इस तरह से आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए भी सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए, अगर उसे सुचारू रूप से चलाना है डिजिटल करेंसी को, तो इसके लिए उसे ध्यान देना पड़ेगा। वैसे गवर्नमेंट कंटिन्यू और जो आरबीआई भारत के रेफरेंस में देखा जाए तो प्रयास कर रही, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार भी आ रहा है। और फिर उसके बाद बैरियर्स एसोसिएट चैलेंजेस और लाइक ट्रैकिंग, परचेज, टैक्स इंडिविजुअल एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम आ रही, जो आप शॉपिंग कर रहे हो या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस तरह से जो ट्रैकिंग हो रही है और जो इंडिविजुअल टैक्स है उसके ट्रैकिंग हो रही है, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये जो समस्याएँ हैं, ये कुछ चैलेंजेज हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ इसमें चैलेंजेज हैं। इसके साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।